गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण का एक टेस्ट सॉल्व किया जाएगा और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है और मेरा भाई टारगेट यही है कि 28 नवंबर से पहले आप लोग को इतना क्वेश्चन करवा दूं, उसमें लगभग आपके 30 में से 30 आ जाएगा तो अति उत्तम है, लेकिन आपका लगभग 30 ना आए तो 25 प्लस ज़रूर आए। और मेरे भाई जो ये 15 क्वेश्चन है आपके, 15 का तो एक ऑप्शन इसमें रहबे करेगा, लेकिन 3 ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में आ सकता है उसको भी हम लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई 15 क्वेश्चन यह हो जाएगा और तीन आपके हर एक में 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो 30, 15 यह और आपके 45 हुआ, लगभग 60 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन से बन सकते हैं। अब 60 क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन से कैसे बनेंगे उसको आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और हर एक क्वेश्चन आप लोग का पर्यावरण के EVS की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? यह थोड़ा सा अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर है, 22 मार्च है, 22 अप्रैल है और 20 मई है। आइए देखते हैं कि आपका विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 22 मार्च से क्वेश्चन बनने वाला है तो विश्व बांस दिवस के स्थान पर विश्व जल दिवस रहेगा। क्या रहेगा? जल दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल से क्वेश्चन बनना है मेरे भाई तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 22 अप्रैल सही हो जाएगा। और आपका 22 मई से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगर पूछे कि आपका विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विविधता दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 22 मई को मनाया जाता है। देखिए इससे 4 क्वेश्चन बना कि नहीं बना? एक तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। अगर पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व जल दिवस आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मई को मनाया जाता है। फिर देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? हाथ धुलाई, कोरोना में देखना हाथ धुलाई, आपका हाथ धुलते थे, हाथ धुलने के बाद तभी कहते थे कि किसी वस्तु को आप टच करिए। तो हाथ धुलाई दिवस कब मनाया गया है मेरे भाई? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया है। आइए 16 अक्टूबर से कैसे क्वेश्चन सकता है? तो विश्व खाद्य दिवस पूछेगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अप्रैल से मेरे भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो आपका 24 अप्रैल को आपका पंचायत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अब 14 अप्रैल को 2 बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। एक तो आपका राष्ट्रीय जल दिवस, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मेरे भाई कब मनाया जाता है? तो आपका 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, यह कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो आपके 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 16 अक्टूबर को। आपका
24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी कब मनाया जाता है? तो आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई आपका ऑप्शन है 11 सितंबर, 16 सितंबर, 8 मार्च और 20 मार्च। इसमें से हमारा जो तीसरा ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? 11 सितंबर होगा। 11 सितंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? मेरे भाई ये अभी हाल ही में आपका यूपीपीसीएस को क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है और उसमें पूछा हुआ था कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो मेरे भाई 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? विश्व ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस, ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा किसे कहते हैं? तो ओजोन को कहा जाता है। ओजोन को किससे मापते हैं? तो डाप्सन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डाप्सन से मापा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आपका 8 मार्च को क्या मनाया जाता है मेरे भाई? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाते हैं। विश्व महिला दिवस कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और जबकि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो मेरे भाई विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो आपका 20 मार्च को। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। 24 सितंबर, 8 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त। तो मेरे भाई चौथा क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा हमारा 24 सितंबर। क्या हो जाएगा? 24 सितंबर। 8 जून को देखिए 24 समुद्री है। समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई है 24 सितंबर। और यहीं पे देखिए विश्व महासागर, समुद्र की बात कर रहा है। समुद्र छोटा होता है महासागर से। ठीक है, तो समुद्री पूछे तो 24 आपका सितंबर और विश्व महासागर पूछ दे तो विश्व महासागर अगर देता है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो मेरे बच्चा 29 जुलाई को मेरे भाई आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है मेरे भाई? खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मेरे भाई आपका हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रत्येक 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? हॉकी। और मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं वह क्या खेलते थे? किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे। तो खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस। और विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि पंचायत का प्रावधान किस भाग में है? टोटल हमारे अगर बात करते हैं मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? तो 22 थे। वर्तमान में भी भागों की संख्या कितनी है? तो 22 ही है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से कहते हैं कि गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो उसी में आपके 22 भागों में से आपका एक भाग में पंचायत का प्रावधान है। वह भाग कौन सा है? भाग 15, भाग 2, भाग 9, भाग 4। तो मेरे भाई हमारा पंचायत का प्रावधान किस में है? भाग 9 में है।
9 में है। एक तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, लेकिन भाग 15, भाग 2, भाग 4 में क्या है? तो भाग 15 में मेरे भाई पंचायत आपका निर्वाचन है। क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। किसका है प्रावधान? निर्वाचन का प्रावधान है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। इसमें क्या है मेरे भाई? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है? तो मेरे भाई भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्या कहता है? छठवां कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो मेरे भाई अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत हमारा किस अनुच्छेद में है? 17 में है। किस में है? 17 में है। 15 में क्या है? कहता है कि 15 में सामाजिक समानता का प्रावधान है। क्या बोल रहा है? सामाजिक समानता का प्रावधान है। अर्थात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म के स्थान पर आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सब सामाजिक समानता, समाज में रहने के लिए समानता का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता का उल्लेख है। इसमें क्या है? अगर पूछ दे कि अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत, उसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा मेरे भाई। 18 अनुच्छेद से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इससे बन सकता है कि उपाधियों का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई हो जाएगा अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहता है मेरे भाई कि शिक्षा एवं सैन्य व्यवस्था को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। टीचर कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, और सैन्य के क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी और क्षेत्र में उपाधि कोई धारण नहीं करेगा। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया मेरे भाई? अनुच्छेद 18 में। 7 देखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा 7 क्या बोल रहा है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद आपका 21 का, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो मेरे भाई अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 21 का। कहता है कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में इसके बारे में सर्वप्रथम इसके बारे में उल्लेख किया गया था। वहाँ पे उस वाद में इसके बारे में चर्चा किया गया था, उसके बाद इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसका संबंध मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य से है। अगर एक वाद का करें तो, एक मुकदमे की बात करें तो अनुच्छेद 21 का संबंध मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य से भी है। शिक्षा का अधिकार कहने का क्या मतलब है? शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं वह निःशुल्क सरकारी स्कूल में जाके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मेरे भाई शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपको क्या किया गया था? अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। और यह जो आपका अनुच्छेद 21 का है अर्थात शिक्षा का अधिकार है, यह लागू कब से किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में क्या हो गया मेरे भाई? लागू हो गया। और मेरे भाई यह हमारा 11वां मूल कर्तव्य भी है। मूल संविधान में तो कोई भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जब मूल कर्तव्य जोड़े उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 11 जोड़ा गया। और जो 11वां जोड़ा गया है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और शिक्षा के अधिकार के संबंधित जो आपका अनुच्छेद है यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। हाँ, थोड़ा सा इस पे 7वीं पे बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है। और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। कहता है कि आपका अनुच्छेद 24 देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 24 से मेरे भाई कहता है कि बालकों के विरुद्ध संरक्षण, जो 6 से 14 वर्ष के सभी जो बालक हैं
जो 6 से या 14 वर्ष से कम बालक हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, उनको किसी कारखाने, होटल, दुकान इत्यादियों पर उनको नहीं लगाया जाएगा। उनको पढ़ने की उम्र में उनको काम पे नहीं रखा जाएगा। वह किस में कह रहा है? अनुच्छेद आपका 24 में कह रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में क्या कर रहा है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, या मान लीजिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आपको शिक्षा का अधिकार है। तो वही कह रहा है कि जब शिक्षा का अधिकार है तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी होटल, किसी दुकान, किसी कारखाने, किसी खान में नहीं लगाया जाएगा। उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 24 में है। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है? जा सकता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा भी कहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है मेरे भाई? तो पंचायत का प्रावधान आपकी 11वीं अनुसूची में है। किस में है? 11वीं अनुसूची में है। इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। और पूछ दे किस भाग में है? तो 9वीं भाग में है। अच्छा, जो ग्राम के पंचायत होते हैं वह कुल कितने विषयों पर कार्य करते हैं? तो कुल 29 विषय पर एक ग्राम का पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है, प्रधान होता है, कुल कितने विषयों पर कार्य करता है? तो 29 विषयों पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दल बदल, एक दल से दूसरे दल में जाना, कहाँ पे प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो कहता है मेरे भाई कि भूमि संबंधी आपकी प्रणाली या जमींदारी प्रणाली का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपकी 9वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या है मेरे भाई? तो इसमें नगर पालिका है, और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और नगर पालिका कुल कितने विषयों पर कार्य करती है मेरे भाई? तो आपके 18 विषय पर कार्य करती है। आगे देखते हैं हम लोग 9वां कहता है कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष मेरे भाई आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 53 के तहत। 5 और 3 53 यानी 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अनुच्छेद 53 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो बिना मंत्री परिषद के सलाह के बिना नहीं करता है। मतलब जो भी राष्ट्रपति को जब भी कार्य करना रहेगा यह किसके सलाह पे करेगा? मंत्री परिषद के सलाह पर ही करेगा। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष रहता है वह आपका प्रधानमंत्री रहता है। तो वास्तविक जो शक्ति कहता है प्रधानमंत्री के हाथों में रहता है। तो यहाँ ही पे दे दें कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में रहता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन वैसा तो क्वेश्चन है नहीं। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा है, नॉर्मली क्वेश्चन है, तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे और पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में रहता है, तब वहां पे बताना पड़ेगा हमको किसको? प्रधानमंत्री को। और सीधे साधारण भाषा में पूछे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथों में रहता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। हमारा राज्यपाल नहीं होगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची। तो मेरे भाई भाषाओं का वर्णन आपका 8वीं अनुसूची में दिया गया है। किस में दिया गया है? 8वीं अनुसूची में है। अब देखिए 8वीं अनुसूची कहने का क्या मतलब है?
8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, और जब मूल संविधान को जब जोड़ा गया था उसमें आपके मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? 14। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो भाषाओं की संख्या इसमें बढ़कर कितना हो गया है? 22 हो गया है। तो अगर पूछे कि मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे, तो 14 थे, और वर्तमान में कुल कितने भाषा हैं आपके 8वीं अनुसूची में? तो 22 है। इसमें से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है कि 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी और भोजपुरी को आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आइए 7वीं अनुसूची का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो 7वीं अनुसूची से मेरे भाई क्वेश्चन कहता है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो बात कहा गया है वह किस अनुसूची में है? आपकी 7वीं अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या कहता है कि चौथी अनुसूची में कहता है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। कितने राज्य में कितने कितने आपके राज्यसभा के सीट होंगे वह उसके बारे में वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो वेतन और भत्ते का प्रावधान है। किसको कितना वेतन मिलेगा यह प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपकी दूसरी अनुसूची में। तो वेतन और भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में, राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान आपकी चौथी अनुसूची में। जो भाषाओं का वर्णन जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है मेरे भाई? तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना कहते हैं, पद्मा कहते हैं, जमुना कहते हैं, हुगली कहते हैं। तो मेरे भाई गंगा नदी को आपके बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? आपका पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके नामों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेघना कब कहा जाता है? गंगा नदी को मेघना भी कहा जाता है, लेकिन मेघना कब कहते हैं? थोड़ा सा आइए इस पे गौर करते हैं। जब गंगा नदी से बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और एक मणिपुर से एक नदी निकलती है मेघना नदी, जब तीनों नदियों का मिलन होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तब तीनों को सम्मिलित, जब तीनों का जल सम्मिलित होता है तब क्या कहा जाता है? मेघना। तो कभी कभी मेघना नदी न देकर बस सीधे डायरेक्ट दे देता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन जब होता है तो कौन सा नदी, उसका क्या किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो मेघना नदी कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। जमुना किसको कहा जाता है? तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो जमुना किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना कहा जाता है। हुगली नदी आपके पश्चिम बंगाल में है। जब झारखंड से गंगा नदी निकलती है तो इस झारखंड से जब गंगा नदी मेरे भाई निकलती है तो उसकी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक दक्षिण की मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ मुड़ के पश्चिम बंगाल में चली जाती है, एक सीधे निकल के बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। वह एक गंगा ही का रूप है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल का एक शहर कोलकाता या हावड़ा जो ब्रिज कहते हैं वह किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। और वास्तव में हुगली नदी आपका बस नाम है, यह वास्तव में एक क्या है? हमारी गंगा नदी ही है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या बोल रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अगर गंगा की बात करें तो गंगा की आपकी सबसे लंबी नदी यह है और इसकी लंबाई कितना है? 2525। कभी कभी देखेंगे 2525 किलोमीटर है, कभी कभी अन्य पुस्तकों में 2510 भी दिया है।
तो 25-25 सर्वाधिक सही किया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अगर लिखना चाहेंगे, अगर ऑप्शन में अगर ना रहे तो 25-10 जरूर रहेगा। दोनों ऑप्शन में नहीं दे सकता है, दोनों ऑप्शन में देगा तो पुस्तकों में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, पुस्तकों में यह हो जाएगा कि आयोग को चैलेंज करने लगेंगे कि आपका 500 कहीं 2510 भी दिया है, कहीं 2525 भी दिया है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन आप लोग को दोनों लिख लीजिएगा। गंगा की लंबाई कितनी है आपकी 25-25 और 25-10 है। ब्रह्मपुत्र का अगर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर है। सिंधु की अगर लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर है। और सतलज का देखें मेरे भाई तो 1500 किलोमीटर में बहती है। अब कहोगे कि आप तो सबसे ज़्यादा तो ब्रह्मपुत्र की हुई ना, तो मेरे भाई उसमें दिया गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत से पहले तो यह उद्गम होती है गंगा, और सर्वाधिक इसका जो प्रवाह है जो बहती है वह गंगा में ही बहती है। ब्रह्मपुत्र आपका जाके बांग्लादेश में तुरंत क्या हो जाती है, बांग्लादेश में भी बहती हैं, लेकिन बांग्लादेश में बहने के बाद वह सीधे क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश, असम के बाद सीधे कहाँ चली जाती है, आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसको भी नहीं, आयोग द्वारा इसको भी नहीं सही करता है। सिंधु नदी भी वही है, यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और सर्वाधिक कहाँ बहती है, हमारा लद्दाख से निकलते हुए, लेह से निकलते हुए सीधी गिलगित के समीप आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। 1110 किलोमीटर भारत में भी इनका कुछ हिस्सा है, और शेष हिस्सा कहाँ है आपका, कुछ तिब्बत में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, गंगा। और गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। इसको राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी, तो आपका 4 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। और आप लोग को पता होगा कि गंगा ही नदी में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, जो कहाँ से जाता है, इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है, आपकी हल्दिया। और हल्दिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 क्या है, हाँ थोड़ा सा 12 पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं क्वेश्चन है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जो ब्रह्मपुत्र है, यह ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत के पठार के बोखरचू नामक स्थान से निकलती है, और इसका लंबाई कितना है 2900 किलोमीटर है। इसके नामों से, ब्रह्मपुत्र के नामों से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ब्रह्मपुत्र को आपका तिब्बत में जहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। तो लिख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यह आपके तिब्बत से जब आती है, भारत में प्रवेश करती है, तो सर्वप्रथम ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और जब आपके अरुणाचल प्रदेश से जब असम में जाती है, तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहा जाता है, असम में। और दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में, सांगपो नदी कहाँ कहा जाता है, तो आपके तिब्बत के पठार में। और वही नदी जब चली जाती है कहाँ पे, आपकी बांग्लादेश में, तो किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र का मिलन होती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यह सबसे बड़ी डेल्टा, आपकी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र से यूपी टेट में यही क्वेश्चन सर्वाधिक पूछता है, इसके नामों से। सिंधु नदी से सर्वाधिक क्वेश्चन क्या पूछता है, तो सिंधु नदी से क्वेश्चन पूछता है, यह निकलती कहां से है। तो मेरे भाई यह आपके चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और कहता है कि यह इसकी समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और सिंधु जल समझौता यही सर्वाधिक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। इस पर डिस्कस किया जाएगा जब पढ़ाएंगे दोनों नदियों को, आज या कल पढ़ाएंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसमें ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पे थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। सतलज नदी आपके तिब्बत के पठारे से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। और हमारा हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा से यह प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में भारत का आपका एक बांध बनाया, भारत का एक आपका भाखड़ा नागल बांध इसी पे बनाया गया है।
ठीक है, सतलज नदी पे बनाया गया है। आइए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अगर यह पूछ दे तो ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। या इसकी चौड़ाव अधिक है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी मेरे भाई? गंगा हो जाएगी। गोदावरी, देखिए गोदावरी से क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का पहले तो पूछता है कि उद्गम कहाँ से हुआ है। तो मेरे भाई गोदावरी नदी का उद्गम जो हुआ है वह त्र्यंबकेश्वर पठार से हुआ। महाराष्ट्र में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर पठार, वहीं से इस नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और कहा जाता है कि यह गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। किस नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिण की गंगा अगर पूछ दे तो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा अगर पूछ दे तो कावेरी को कहा जाता है। आइए थोड़ा सा कावेरी पे भी बात कर लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है मेरे भाई? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलती है। और कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और मेरे भाई सबसे सुंदर क्वेश्चन कावेरी नदी से पूछता है कि कौन सी नदी है जो वर्ष में दो बार बाढ़ ले आती है? तो आपकी क्या हो जाएगा? कावेरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। नर्मदा नदी का क्या इंपॉर्टेंट क्या है? तो नर्मदा नदी से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी से इंपॉर्टेंट क्या है कि अरब सागर में पानी जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। 14 देखिएगा, 14 क्या बोल रहा है? ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई ब्रह्मपुत्र को असम में, देखिए अभी ऊपर हम लोग चर्चा की है तब क्वेश्चन भी आ गया है। ब्रह्मपुत्र को असम में हम लोग सांगपो नदी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्या, किसके नाम से? आपके सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ, यह जो नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से मेरे भाई? अमरकंटक। याद नहीं आ रहा था, याद आ गया है। अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अब आइए इसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई सांगपो नदी के नाम से जाता है। ठीक है, असम में। ओहो, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन गड़बड़ा दिया ना। आइए देखते हैं इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा किस नाम से? तो आपका सांगपो नदी के नाम से नहीं जाना जाता है, दिहांग नाम से नहीं जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी उसको कहाँ कहते हैं? तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, देख लीजिएगा आप ऑप्शन में, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आइंस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो भारत में स्थित अगर पूछ रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है वह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह बी सही हो जाएगा, जिसका नाम है गार्डविन आइंस्टीन। और इसको हम K2 के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, लेकिन यह कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और यह कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। नंदा देवी का 7817 मीटर है। यह अगर ऐसे पूछ दे भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो कंचनजंगा। और कंचनजंगा मेरे भाई कहाँ है? तो सिक्किम में है। और भारत में स्थित हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई हो जाएगा नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। ऊंचाई कितना है? 7817 मीटर है।
और माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। 86 मीटर अभी हाल ही में बढ़ा है, करंट का था, इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि ऑप्शन में आए तो गलत ना करिएगा। 8,848.86 मीटर है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वह भारत में नहीं है मेरे भाई। कहां पे है? नेपाल में है। और क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका? K2 या गार्डविन आइंस्टीन। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चनों को देखे हैं। 15 क्वेश्चन से लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन तक तो बना ही लिए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे भाई? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।